हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिगोनोमेट्री में हमने आई गेस 5-6 लेक्चर कर लिए थे। ठीक है, लास्ट के 2-3 लेक्चर रहे हैं। तो अभी लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था वो था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ। ठीक है, तो मैंने 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस करवा दिए थे, साइन, कोस, टेन, कोट। उसके बाद बचे थे सेक और कोसेक। बट मैं इस लेक्चर में वापस से मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट से। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज y इक्वल टू, और मैं y ले रहा हूँ और x का फंक्शन ले रहा हूँ, तो y इक्वल टू साइन x। मैं थीटा नहीं ले रहा हूँ बिकॉज हम जो ग्राफ बना रहे हैं ना वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना रहे हैं। ठीक है, तो x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y विल बी डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। देखो, अगर मैं ये थीटा लेता हूं, है ना, दिस विल बी हाइपोटेनियस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस। ये थीटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? लिमिटिंग केस में 90 तक जा सकता है, वैसे 90 से कम रहेगा, है ना। अगर ये 89 है, ये 90 है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। 89.5 है तो ये 0.5 हो जाएगा, है ना। तो ये बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग केस में 1 तक जा सकता है ना। एक चीज, दूसरा कंसेप्ट, जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, ये दोनों हाइपोटेनियस से छोटे होते हैं, आपको पता ही है। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में सबसे जो बड़ा एंगल होगा उसकी सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात कर रहे हैं तो ये राइट एंगल है। अब 90 डिग्री से तो बड़ा कोई इसमें एंगल नहीं हो सकता ना कोई। अगर एक 90 हो गया, टोटल 3 एंगल का सम कितना होता है एक ट्राइंगल का? 180 डिग्री। अगर एक 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होगा, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी 90 से बड़ा तो नहीं हो सकता राइट एंगल ट्राइंगल में। तो सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, है ना। तो हाइपोटेनियस जो होती है वो बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो परपेंडिकुलर छोटा होता है, हाइपोटेनियस बड़ा होता है। तो इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। और जो मैंने पहला कंसेप्ट बताया कि लिमिटिंग केस में थीटा 90 तक जा सकता है, तो लिमिटिंग केस में फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर भी जा सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा, अदरवाइज 1 से छोटा रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव में भी अपन लेंगे तब भी वही रहेगा, मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? -1 तक जा सकता है। ठीक है, तो जो साइन थीटा है और जो कोस थीटा है, कोस थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस। जो साइन थीटा था वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, कोस थीटा है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये दोनों 1 से छोटे रहेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, लिमिटिंग केस में इक्वल हो सकता है। तो साइन थीटा का जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है? डोमेन मैंने बताया कि जो x वैल्यू ले सकता है, जो x की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा वो y इक्वल टू एफ एक्स या इस फंक्शन का डोमेन होगा, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन विल बी x, यहां पे कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। ये ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स का, लास्ट टाइम मैंने बताया था। ऐसा होता है कि 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर π पे 0, फिर 3π/2 पे -1, 2π पे 0, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। ऐसा चलता जाएगा। फिर ये क्या है? π पे 0 होता है, फिर 2π पे 0 होता है, फिर ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, है ना, और 3π पे 0। ठीक है, 1 कहाँ होता है? π/2 पे होता है। ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। फिर ये एक्चुअली 1 है और ये आपका -1 है, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। 3π/2 पे -1 होता है, फिर 2π पे 0, फिर 5π/2 पे +1 होता है वापस, है ना। ऐसे ही नेगेटिव में भी चलता है ना। तो -π/2 पे -1, -π पे 0, -3π/2 पे 1 और माइनस के 2π पे अगेन 0, है ना। और हमने ये भी प्रूव किया था कि जो साइन है वो पाई के सभी इंटीजर मल्टीपल पे 0 होता है।
माइनस 2 पाई पे, माइनस पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, n पाई पे 0 होता है साइन थीटा जो। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, है ना, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक बना सकते हो, इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक बना सकते हो, तो x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ऑल पॉसिबल वैल्यूज या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये हमने देखा था। फिर हो गई रेंज की बात। रेंज का मतलब है कि जब आप x की वैल्यू दोगे ना, मतलब कि जो डोमेन की वैल्यू दोगे, तब y की वैल्यू या फिर फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो उस फंक्शन का रेंज कहलाता है। तो देखो -1 से नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है और 1 के ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रेंज, -1 से 1 के बीच में डोमेन, रेंज और ग्राफ हो गया। ठीक है, फिर आते हैं कॉस पे। थोड़ा सा मैं जल्दी में बनाऊंगा। ये दूसरा है y इक्वल टू cos x। आप फेमिलियर हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ फटाफट। अच्छा, साइन 0 पे कितना हो रहा था, 0 हो रहा था, π/2 पे 1 हो रहा था, लेकिन कोस में क्या होता है, कोस 0 पे 1 होता है और π/2 पे 0 होता है। तो थोड़ा सा उसको π/2 आगे शिफ्ट कर दो या पीछे शिफ्ट कर दो तो वो बन जाएगा, ऐसे बनता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो 0 पे 1 हो जाएगा, π/2 पे 0, पाई पे -1, दिस इज -1 एंड दिस इज +1। ठीक है, और फिर 3π/2 पे 0, फिर 2π पे +1। ठीक है, ऐसे ही -π/2 पे 0 और माइनस के पाई पे -1, माइनस के 3π/2 पे 0 और माइनस के 2π पे 1। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। और हमने ये देखा था कि कोस 0 कहाँ पे होता है, 0 पे हो रहा है, सॉरी π/2 पे हो रहा है, -π/2 पे हो रहा है, फिर 3π/2 पे हो रहा है, -3π/2 पे हो रहा है, फिर 0 कहाँ पे होगा, 5π/2 और -5π/2। तो कोस थीटा कहाँ 0 होता है, π/2 के सारे मल्टीपल पे। तो π/2 के सारे मल्टीपल मतलब π/2 के बाकी इवन मल्टीपल ले लोगे अगर, तो वो π/2 का मल्टीपल नहीं रहेगा, फिर पाई का मल्टीपल बन जाएगा ना। अगर आपने 4 ले लिया तो ये तो 2π बन जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि π/2 का ओड मल्टीपल होगा ना उस पे। ठीक है, तो π/2 के ओड मल्टीपल पे कोस 0 होता है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया इसका डोमेन हो गया x, कुछ भी वैल्यू ले सकता है -∞ से +∞ तक, है ना। तो ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो गया, या फिर -∞ से +∞ तक। दिस इज द डोमेन ऑफ cos x। नाउ द रेंज ऑफ cos x विल बी, range of cos x will be, since graph is above -1 and below +1, so ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट नहीं लिया है बनाते टाइम। ठीक है, स्केल का बेसिकली हमने ध्यान नहीं रखा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, बट बेसिकली दोनों ये -1 के लेवल पे है। ठीक है, सो रेंज ऑफ cos x will be -1 to 1 because graph is between y equal to -1 to y equal to +1. This is domain, this is range, and this is the graph. Okay, now moving on to y equal to 10x. y equal to 10x. देखो, तो मैं इसमें है ना, इस बार क्या करता हूँ कि थोड़ा सा आपको पहले से कुछ बता देता हूँ चीज़ें। ठीक है, देखो, एक तो ये है कि 10x क्या होता है, since 10x is equal to sin x by cos x, है ना। तो देखो sin x भी -1 से +1 के बीच में है, cos x भी -1 से +1 के बीच में है। एक जगह देखो कि जैसे π/2 पे मैं देखता हूँ ना, तो π/2 पे sin x कितना हो जाएगा 1, cos x कितना होता है 0, 1/0 इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, है ना। ऐसे ही -π/2 पे देखो या 3π/2 पे देखो तो sin x कितना होता है -1,
कोसेक्स कितना होता है 0, तो माइनस इन्फिनिटी है ना। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। एक चीज समझ में आई। तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा -1 से +1। सो रेंज हम इसकी लिख लेते हैं, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसको मैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऐसे लिख सकता हूं। एक चीज। दूसरा क्या है, डोमेन क्या होती है, किसी भी फंक्शन की डोमेन वो होती है कि x की वो सारी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, है ना। तो ये y इक्वल टू जो साइन एक्स था वो x की सभी वैल्यू पे डिफाइन था, y इक्वल टू जो cos x था वो x की सभी वैल्यू पे डिफाइन है। लेकिन यहां दिक्कत ये आ रही है कि रेशनल फॉर्म में आ रहा है फंक्शन, है ना, ऊपर साइन एक्स है नीचे cos x है, तो वो सभी वैल्यू जिस पे cos x 0 हो रहा है फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, डिफाइन नहीं है फंक्शन वहां पे, है ना। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो चीज डिनोमिनेटर में है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो cos x कहां 0 होता है, सिंस cos x इज इक्वल टू 0 कहां 0 होता है, ये मैंने आपको बताया था जब cos x पढ़ा रहा था। π/2 के ओड मल्टीपल पे, ओड को क्या लिख सकते हो 2n + 1 या 2n - 1, है ना, 2n - 1 π/2 या 2n + 1 π/2, और n क्या है, सारे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज है ना। इंटीजर में क्या आता है 0 +1 - 1 +2 - 2 +3 - 3, ये सारी वैल्यू n की आप यहाँ पे रखोगे ना तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 5π/2 -5π/2, मतलब π/2 के सारे ओड मल्टीपल हो जाएंगे और वहां पे cos x 0 होता है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना ये 10x के डोमेन में नहीं आ सकती। तो डोमेन क्या बनेगा, तो डोमेन बनेगा सारे रियल नंबर माइनस ये वाले 2n + 1 π/2, और n क्या है, n इंटीजर है। आ गया समझ में। डोमेन में मतलब बाकी सारी रियल वैल्यू हो सकती है x की, वो वैल्यू नहीं हो सकती जहां पे cos x 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम मूव ऑन करते हैं इस पे, इसके ग्राफ पे। ये हमने देखा था लास्ट टाइम बट इस बार फिर से देखते हैं हम। देखो π/2 पे मैंने बताया था आपको कि π/2 पे ऊपर क्या है sin x है, नीचे क्या है cos x है। तो cos x 0 हो जाता तो π/2 पे इनफाइनाइट की तरफ जाता है। ये ऐसे बनता है ग्राफ, ये आपका हो जाएगा -π/2। फिर ये यहाँ से कहीं से बनेगा, ये मैं पहले नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसे जाके फिर से यहाँ जाएगा ऐसे, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, ऐसे ही 2π तक बनाओगे तो और आगे चला जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ से भी बनाओगे तब भी ऐसे जाएगा। थोड़ा सा हल्का से इसको एक्सपेंड करते हैं ऐसे, दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x। ठीक है, इसका ग्राफ है। देखो क्या हो रहा है, 0 पे 0 है, π/2 की तरफ जा रहा है x, तो y जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 10x क्या होता है sin x by cos x। x जब π/2 की तरफ जाएगा तो sin तो 1 हो जाएगा और cos x 0 हो जाएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक, π/2 के जस्ट बाद मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, π/2 के जस्ट पहले मतलब कि इधर, π/2 के जस्ट बाद मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। तो π/2 के जस्ट बाद करोगे, अगर π/2 पे ही है लेकिन π/2 के जस्ट बाद है, तो sin x 1 की तरफ जा रहा है, cos x 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos x नेगेटिव होगा, है ना। नेगेटिव होगा तो मतलब कि 1/0 है, मतलब ऊपर वाला किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ ला रहा है। ये तो पॉजिटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो 1/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन पॉजिटिव है ऊपर, नीचे नेगेटिव है, तो ये -∞ की तरफ जा रहा है। तो π/2 से जस्ट पहले 10x क्या होता है, +∞ की तरफ जा रहा है, और π/2 के जस्ट बाद 10f जो 10x जा रहा है वो देखो नीचे जा रहा है, -∞ की तरफ। आया समझ में, ये ध्यान देना है। फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे 10x जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन 3π/2 के जस्ट बाद -∞ से स्टार्ट होगा। ठीक है,
आई गेस समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 10x का। ऐसे ही मैंने कोटेक्स का बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। फोर्थ इज y इक्वल टू कोटेक्स। कोटेक्स क्या होता है? कोसेक्स बाय सिंस कोट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बाई साइन एक्स। अब यहाँ पे भी वही देखो क्या हो रहा है कि अगर आप जीरो पे जाओगे तो कोस जीरो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, लेकिन साइन जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिट, है ना। इसी तरह से आप बाकी वैल्यू पे ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसी जगह पे जा सकते हो ना, जैसे पाई पे चले गए तो पाई पे ऊपर क्या है? -1, नीचे क्या है? 0, इन्फिनिट बन रहा है, लेकिन माइनस का इन्फिनिट बन रहा है ना। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलता है 10 की तरह। तो रेंज इज इक्वल हेलो। एक्चुअली बैटरी डेड हो गई थी, ठीक है, तो मैं वापस से समझा देता हूँ।
हमने पहले 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए थे, उनके डोमेन रेंज ग्राफ सब देख लिए थे पहले हमने, लास्ट क्लास में भी देख लिए थे, आज फिर से मैंने उनको रिवाइज करवाया। उसके बाद बचे थे सेक एक्स और कोसेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है 1 अपॉन कोस एक्स, ठीक है, और कोस एक्स होता है -1 से 1 के बीच में। तो मुझे देखना है कि 1 अपॉन कोस एक्स क्या होगा। अगर कोस एक्स -1 से 1 के बीच में है तो 1 अपॉन कोस एक्स जो कि सेक एक्स के बराबर है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है ना। तो देखो कोस एक्स -1 से 1 के बीच में, तो मैंने एक बार कंसीडर किया -1 से 0 के बीच में, दूसरी बार कंसीडर किया 0 से 1 के बीच में, है ना। ये पता लगाने के लिए कि 1 अपॉन कोस एक्स क्या हो रहा है। देखो अगर कोस एक्स 0 की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिट की तरफ जाएगा, है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ेगी कोस एक्स की वैल्यू, है ना, 1 की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जो फ्रैक्शन है वो घटता जाएगा, और जैसे ही कोस एक्स 1 पे जाएगा तो 1 अपॉन 1 ये 1 पे चला जाएगा, है ना। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि कोस एक्स 0 से 1 की तरफ गया तो 1 अपॉन कोस एक्स इनफाइनाइट से 1 की तरफ गया, ठीक है। ऐसे ही जब -1 से 0 के बीच में होगा कोस एक्स, तब 1 अपॉन कोस एक्स क्या होगा? -∞ से -1 के बीच में। आया समझ में? बस इतना ही समझना था इसमें से। तो साइन एक्स कोस एक्स -1 से 1 के बीच में है, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा या तो -∞ से -1 के बीच में, या फिर यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो इनको मैं साथ में ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये तो इंटरवल एक ही है -1 से 1 के बीच में, तो इसको मैं ऐसे लिख लिया। इस बार क्या इंटरवल बन रही है कि या तो -1 से लेके -∞ के बीच में होगा, है ना। ये अगर नंबर लाइन है हमारी, यहाँ कहीं 0 है, ये 1 है, ये -1 है, और ये इधर इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इधर -∞ की तरफ, है ना। तो देखो एक इंटरवल मेरी बन रही है ये वाली, एक इंटरवल मेरी बन रही है ये वाली। तो मैं दोनों को कैसे साथ में लिखूंगा? दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल, ठीक है। और ये इंटरवल क्या है? -∞ से -1 यूनियन ये इंटरवल क्या है? 1 to ∞। ये बन गया इसका रेंज सेक एक्स का, है ना। सेक एक्स का रेंज क्या हो गया? -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। अब डोमेन क्या होगा इसका? देखिए डोमेन क्या होगा इसका, इसी पे कर देते हैं अपन, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, फिर यहीं पे कर देते हैं। देखो डोमेन कहाँ से निकलेगा? एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यू का जो कलेक्शन होता है वो डोमेन होगा। तो यहाँ पे नीचे क्या है? कोस एक्स है, तो कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, है ना। तो कोस एक्स 0 कहाँ होता है वो हम हटा देंगे। तो अच्छा यही इसका मतलब क्या है कि जो 10x था ना, ध्यान देना वापस, जो 10x था ना उसका जब हम डोमेन निकाल रहे थे तब हम क्या बोल रहे थे कि कोस एक्स नीचे कोस एक्स है डिनोमिनेटर में, तो कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। इस बार भी सेक एक्स का जब हम डोमेन निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या है? कोस एक्स है, तो इस बार भी हम वही बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो कोस एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो 10x का जो डोमेन है ना वही सेक एक्स का डोमेन है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन विल बी इक्वल टू, अच्छा हमने कोड छोड़ दिया था, हाँ हमने कोड छोड़ दिया, नहीं कोड कर लिया था, कोड का ग्राफ करना था, ठीक है, ये करवा के मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा सेक एक्स का वो वही होगा जो 10x का था। आ गया समझ में? ठीक है, अब कोस एक्स करते हैं, फिर इन तीनों के ग्राफ करवा लेते हैं। 6 है y इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। और कोसेक एक्स आपको पता है क्या होता है? कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक्स, सिंस कोसेक्स was between -1 and 1, so sec x was between -∞ to -1 and then 1 to ∞. Similarly for sin x भी क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होगा, तो cosec x क्या होगा? cosec x होगा -∞ से -1 तक, फिर 1 से ∞ तक। ऐसा इसलिए है
सिंस जो साइन x है ना ये होता है -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये है कि जो कोसेक होगा, कोसेक x होगा वो क्या होगा, वो होगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, सिमिलरली मतलब जो सेक एक्स का किया था उसके बिल्कुल सिमिलर है। इसमें डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन में x की वो सारी वैल्यू आएंगी जिसके लिए जो डिनोमिनेटर में साइन x है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा और कहाँ था, ऐसा और था कोटेक्स में। कोटेक्स में भी हमने यही देखा था कि डिनोमिनेटर में क्या है, साइन x है, साइन x जीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन x जीरो कहाँ होता है, x = n पाई पे होता है। तो यहाँ पे भी डोमेन क्या बन जाएगा, r - n पाई, और n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इन तीनों का ग्राफ बना लेते हैं। कोटेक्स का ग्राफ बनाना है, देखो कोटेक्स का वैसे हमने लास्ट टाइम बना लिया था, मैं वापस से बना देता हूँ। लास्ट टाइम में हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी। ठीक है, देखो जीरो पे कोटेक्स क्या होता है, कोटेक्स क्या है, कोटेक्स है cos x बाई साइन x। कोटेक्स इज इक्वल टू cos x बाई साइन x। जीरो पे कोस जीरो होता है लेकिन साइन कोस जीरो पे कोस तो 1 होता है लेकिन साइन जीरो होता है, दैट मीन्स इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, तो जीरो पे इन्फाइनाइट। पाई/2 पे साइन 1 है, कोस जीरो है तो जीरो हो जाएगा, तो पाई/2 पे जीरो होगा। फिर पाई पे कोस -1 है, साइन जीरो है तो माइनस इन्फाइनाइट, तो कुछ ऐसा बनेगा। पाई/2 पे जीरो हुआ, फिर पाई पे माइनस इन्फाइनाइट, बस इतना बन गया, बाकी बनता जाएगा अपने आप ही। फिर पाई के जस्ट बाद इन्फाइनाइट से शुरू होगा और माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। ये पाई के जस्ट बाद है, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। बस एक जगह पे बन गया ना इतना, फिर आप बना सकते हो इजीली बाकी वाला जो ऐसा करके ऐसा जाएगा। दिस इज -π/2, दिस इज -π, और ऐसे इधर से बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज माइनस का 2π। ठीक है, ऐसे बनता है कोटेक्स का ग्राफ। कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा, वो सब यहाँ से पता चल जाएगा। देखो साइन कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। जीरो पे कोस x 1 होता है, साइन जीरो होता है, 1/0 इन्फाइनाइट प्लस का, तो जीरो पे प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, जीरो के जस्ट बाद की मैं बात करूँ तो। फिर पाई/2 से जस्ट पहले, पाई/2 से जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो पाई/2 पे तो वैसे भी जीरो ही हो रहा है, तो क्या सोचना है ना, 1 पे इन्फाइनाइट है, जीरो पे इन्फाइनाइट है, पाई/2 पे जीरो हो रहा है क्योंकि कोस जीरो है। फिर पाई पे देखना है, तो पाई क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वैसे भी पाई पे क्या होता है, कोस -1 होता है, और साइन क्या होता है, जीरो, -1/0 माइनस इन्फाइनाइट, तो पाई पे माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। लेकिन पाई के जस्ट बाद क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो पाई के जस्ट बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के इन्फाइनाइट से चलेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ये हो गया कोटेक्स। फिर है सेक एक्स का ग्राफ। अब ध्यान देना, डोमेन रेंज हमने सब देख लिया, सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं हम सेक एक्स का। देखो सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। ठीक है, तो जीरो पे cos x क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 1 होता है, तो जीरो पे 1 हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज -1, तो जीरो पे 1 हो जाएगा। पाई/2 पे ये जीरो होता है तो 1/0 इन्फाइनाइट, तो पाई/2 अगर मैं ये ले लूँ तो पाई/2 पे इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, ऐसे -π/2 पे जीरो होता है, इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो पाई/2 के जस्ट बाद मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव से शुरू होगा, लेकिन पाई/2 है तो cos x जीरो है, जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन नेगेटिव है, तो -∞ से शुरू होगा। फिर पाई पे cos क्या होता है, -1, तो 1/-1 -1 हो जाएगा,
दिस इज़ 1, दिस इज़ -1। तो पाई पे -1 होगा, पाई पे -1 होगा, और पाई बाय 2 के जस्ट बाद इन्फाइनाइट से शुरू होकर ऐसे जाएगा। दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3 पाई बाय 2, ऐसे चलेगा ग्राफ। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ भी यही होगा, पाई बाय 2 के जस्ट बाद शुरू होगा -∞ से, फिर पाई पे 1, फिर वापस ऐसे चला जाएगा। दिस इज़ पाई, दिस इज़ -3 पाई बाय 2। ऐसे ग्राफ चलता है sec x का, ठीक है। ओके, अब एक बाकी रहा है cosec x का। देखिए y = cosec x। cosec x क्या होता है? 1/sin x, ठीक है। cosec x = 1/sin x। जीरो पे क्या होना चाहिए? जीरो पे साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट, तो जीरो पे इनफाइनाइट। लेकिन पाई बाय 2 पे दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 होता है, तो पाई बाय 2 पे 1 हो जाएगा, लेकिन जीरो पे इनफाइनाइट रहेगा। फिर पाई पे वापस 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना आपको? देखो साइन जीरो पे कितना वैल्यू होगा? 1/sin 0। साइन 0 कितना होता है? 0, तो 1/0 इनफाइनाइट, तो 0 पे इनफाइनाइट की तरफ पॉजिटिव का। फिर x = पाई बाय 2 पे 1/sin पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, सो 1/1 इज 1, पाई बाय 2 पे कितना है? 1 है। फिर पाई पे 1/sin पाई, साइन पाई क्या होता है? 0 होता है, 1/0 इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही पाई के बाद चलोगे तो आपको ऐसे मिलेगा कर्व। दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है? -1, 1/-1 इज -1, तो 3 पाई बाय 2 पे कितना है? -1। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, इससे ऊपर जा रहा है इसीलिए, है ना। यहाँ तक जाना चाहिए ना, ये 3 पाई बाय 2 इस पॉइंट तक जाना चाहिए और यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा देखेगा, है ना। दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 पे साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है? -1, 1/-1 इज -1, तो 3 पाई बाय 2 पे कितना है? -1 है। फिर 1/sin 2 पाई, दैट इज 1/0 एंड दिस इज इनफाइनाइट, 2 पाई पे कितना है? इनफाइनाइट। ऐसे ही इधर की तरफ बनेगा, तो एक नीचे बना, ऊपर बना, फिर नीचे बनेगा इसके जस्ट बाद। यहाँ पे पाई बाय 2 ये है ना, तो यहाँ से बनेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। दिस इज -पाई बाय 2, दिस इज -पाई एंड आफ्टर पाई ऊपर की तरफ बनेगा एंड दिस इज -2 पाई। दिस इज 1, सो ऐसे बनना, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको मिलाना पड़ेगा ठीक से, ऐसे करते हुए ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज द कर्व ऑफ y = cosec x, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो इसके बाद हमको कुछ फॉर्मूला डराइव करने थे और पढ़ने थे, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो फॉर्मूलाज करवाता हूँ।